हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं आपके सामने सी-टेट का मैथ्स का प्रीवियस ईयर पेपर लेके आई हूँ, जो कि पेपर 1 है जनवरी 2021 का। इसका जो भी मैं सॉल्यूशन मैथ्स का बताऊँगी, जैसे आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करना है, वो जो भी ट्रिक्स अप्लाई किए जाएंगे क्वेश्चंस में, वो सारे ट्रिक्स बताऊँगी और काफ़ी डिटेल में मैं उसे एक्सप्लेन करूँगी, जिससे आपको किसी भी पॉइंट पे कहीं कोई डाउट ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है और 1000वें स्थान का अंक एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। यदि 21 स्थान का अंक सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या है तो संख्या बताइए। तो 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है उनमें से कोई एक ऑप्शन होगा जो सारे स्टेटमेंट्स को फॉलो करेगा। आपको कभी भी स्टेटमेंट वाले ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, जो टाइम कंज्यूमिंग पॉइंट्स हैं उन्हें साइड करिए, जो सबसे हल्के स्टेटमेंट हो उन्हें फॉलो कराने की कोशिश करिए, जिससे कि आप जल्दी सही समय पे क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएँ, मतलब जल्दी आप उससे सही ऑप्शन टिक लगा पाएंगे। जैसे आखिरी में जो आपसे स्टेटमेंट पूछ रहा है वो काफ़ी बता रहा है, वो काफ़ी ईजी है। जैसे ये बोला 21 स्थान का अंक सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या है। आपको पता है सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या क्या हो सकती है? 9 हो सकती है, क्योंकि 9 से बड़ी अगर विषम संख्या देखेंगे जो कि 11 है, जो कि 2 अंकों वाली विषम संख्या हो जाती है। तो इट मीन्स यूनिट प्लेस में अगर 9 है तो वो ऑप्शन सही हो सकता है। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 ये दो ऐसे ऑप्शन हैं जिसकी यूनिट प्लेस में 9 आता है। तो बाकी दोनों ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 एलिमिनेट हो गए, ये गलत ऑप्शन है। अब उसके बाद आपसे क्या कहा? आपसे कहा कि 1000वें स्थान का अंक एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या आपको बताते हैं क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर आपका 17 है, 19 है और ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। तो आपको ये बता दें कि अभाज्य संख्या सारे आप अभाज्य संख्या जो लाइन बाय लाइन आप देख रहे हैं, वो आप इसके क्रम को देख के आप ये चीज़ तो समझ गए होंगे कि ये वो संख्याएं हैं जो खुद से ही कट सकती हैं। इन्हें किसी और नंबर से काटा नहीं जा सकता है, इन्हें किसी और नंबर से डिवाइड नहीं किया जा सकता है, स्वयं से ही इसे डिवाइड किया जा सकता है। तो अभाज्य संख्या की पहली ये क्वालिटी होती है। तो और दूसरी क्वालिटी ये होती है कि इसे 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो इटसेल्फ अपना रिजल्ट लेके आती है। तो ये तो कुछ बातें मैंने अभाज्य संख्या के बारे में बताया। कंफ्यूज मत होइएगा, 1 अभाज्य संख्या नहीं होती है, 1 कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देखिए सबसे छोटा जो एक अंक वाली है, इसने बोला एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या इसने बोला है। तो एक अंक वाली आप देखिए सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 7 है। 7 के बाद अगर अभाज्य संख्या 11 देखेंगे तो ये तो 2 अंक वाली होगी। तो इस वजह से 7 एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। तो 1000वें स्थान पे एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 आनी चाहिए। तो देखिए क्या ऑप्शन 1 फॉलो कर रहा है? ऑप्शन 1 आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 1000वें प्लेस में 7 आ रहा है। इट मीन्स पहला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। बचा था आपका तीसरा ऑप्शन, बाकी दूसरा और चौथा ऑप्शन तो गलत साबित हो गया रहा। तो तीसरे ऑप्शन पे आप फॉलो कराएंगे। क्या 1000वें स्थान पे हमारा 7 आ रहा है? तो यहाँ देखें यूनिट प्लेस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स प्लेस में 3 आ रहा है, ना कि 7। इट मीन्स अब हमारा 3 भी एलिमिनेट हो गया है। ऑप्शन 2 ऑलरेडी गलत था, 4 ऑलरेडी गलत था, 3 भी गलत हो गया। इट मीन्स बस ऑप्शन 1 ही आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो अब आपको और स्टेटमेंट फॉलो कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप ऑप्शन 1 पे टिक लगाइए और आगे बढ़ जाइए। चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। इसके अंकों का योग 9 है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है।
संख्या क्या होगी। तो देखिए सबसे इजी स्टेटमेंट अब इसका देखिए, इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है। तो ऑप्शन 1 में देखिए इकाई का अंक यूनिट प्लेस में 2 है, तो इसका मतलब टेंस प्लेस मतलब दहाई के अंक में 4 होना चाहिए, जो कि नहीं है, इट मीन्स ये गलत। सेकेंड ऑप्शन में इकाई का अंक 3 है और दहाई के अंक में 6 है, जो कि 3 का दुगना है। तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे अभी फॉलो करा रहा है ये स्टेटमेंट। ऑप्शन 3 पे देखते हैं, इकाई का अंक 4 है, दहाई का अंक 5 है, 8 होना चाहिए, जो कि फॉलो नहीं करा रहा, ऑप्शन 3 भी गलत है। ऑप्शन 4 चेक करते हैं, इकाई का अंक 1 है तो दहाई का अंक 2 होना चाहिए, लेकिन दहाई का अंक 8 है, ऑप्शन 4 भी गलत है। इट मीन्स आपको पहले स्टेटमेंट से क्लियर हो गया कि ऑप्शन 2 ही करेक्ट ऑप्शन है। अब आपको आगे की कोई स्टेटमेंट फॉलो देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप चाहें तो आप देख सकते हैं कि दोनों अंकों का योग 9 आ रहा है, ये 100 के आधे से अधिक है, तो ये सारे स्टेटमेंट्स वो फॉलो कर रहा है। लेकिन वहाँ समय बर्बाद करने से बेटर है कि हमने फर्स्ट टाइम ही जब क्लियर कर लिया कि एक ही ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका मतलब हमें अब आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए क्रमागत संख्या जो क्रम से संख्याएं होती हैं ना, 1 2 3 4 5 6, ये सब क्रमागत संख्याएं। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन लग रहा होगा कि काफ़ी टफ होगा ये, लेकिन टफ नहीं है क्योंकि इसका योग बहुत छोटा बनाया हुआ है। 5 क्रमागत संख्याओं का योग सिर्फ 20 होने का मतलब है कि 5 क्रमागत संख्याएं बहुत छोटी होंगी। तो हम सबसे पहले पॉजिटिव नंबर से और छोटे नंबर से लेकर चलते हैं। तो पॉजिटिव नंबर से मैं स्टार्ट करती हूँ, तो क्रमागत संख्याएं क्या होंगी, 1 2 3 4 5। अब देखिए क्या ये इन पांचों संख्याओं का योग 20 आ रहा है, तो जोड़ें, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 1 15। ये क्रमागत संख्याओं का योग 20 नहीं आ रहा है, 20 से कम 15 आ रहा है। लेकिन थोड़ा अंतर है, इसका मतलब हमको जस्ट बाद का ही क्रमागत संख्याएं दिखनी चाहिए। अब दूसरा मैं अपनी तरफ से सोचती हूँ, जो कि नंबर है 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए क्या इनका योग 20 आ रहा है, तो इनका योग अगर हम देखेंगे तो 6 5 11, 4 15, 3 18, 2 20। तो इसका मतलब जो मैंने दूसरा अपने दिमाग से सोचा वो स्टेटमेंट मतलब वो चीज़ फॉलो कर रही है क्वेश्चन को कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। तो पूछा क्या है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। अब इसकी प्रथम 3 क्रमागत संख्याएं कौन सी हैं, 2 3 4, इनको योग कर लेते हैं, 2 3 5 4 9, ऑप्शन 2 सही होगा। और हम अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको मेरे सारे पॉइंट्स जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ सब समझ में आ रहे हो। ऐसे तो सब बहुत इजी है और जहाँ पे जो चीज़ लगाई जा सकती है मैं आपको सारी चीज़ें क्लियरफाई कर रही हूँ। अच्छा चलिए, अब क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। एक तार है जिसे एक स्क्वायर बनाया गया है और जो स्क्वायर बनाया गया है वो जो एरिया कवर कर रही है वो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर की एरिया कवर कर रही है। यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा। देखिए तार वही अब इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब जो स्क्वायर है ये स्क्वायर एरिया 144 कवर करने का मतलब है कि आपको पता होगा किसी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है स्क्वायर का क्षेत्रफल। तो इस वजह से इसका जो साइड हो गया वो 12 आ गया और सारे साइड्स क्योंकि इक्वल होते हैं तो सब 12 होंगे। तो इसका हम जब आयत बना रहे हैं तो आयत में हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, यही सेम तार इस्तेमाल कर रहे हैं। इट मीन्स जो हमारे आयत होगा उसका परिमाप और जो स्क्वायर है उसका परिमाप सेम होगा। स्क्वायर का परिमाप आपको क्या हो जाएगा, 12 × 4, क्योंकि सारी भुजाओं को ऐड कर देंगे वही इसका परिमाप होगा, वही उसकी तार की लंबाई होगी। तो 12 × 4 क्या हो गया, 48 हो गया। तो यही आयत का परिमाप होगा और आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L + B। लेंथ जो कि 48 है, लेंथ ऑलरेडी दिया हुआ है 16 है, तो ब्रेथ क्या हो सकता है, क्योंकि हमको आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है,
लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ ऑलरेडी दी हुई है, ब्रेथ निकालने के लिए हमको पेरीमीटर के फॉर्मूले का अप्लाई करना पड़ेगा। तो ब्रेथ आपका हो जाएगा 2 इन द ब्रैकेट L प्लस बी इज इक्वल टू 48। इट मीन्स लेंथ प्लस ब्रेथ कितना हो जाएगा 24, और लेंथ 16 है तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी 8। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ब्रेथ 8 मिलेगी, और जब ब्रेथ 8 मिली, लेंथ आपकी 16 है, तो 16 अठे कितना हो जाएगा, 16 अठे 128 हो जाएगा। तो ये आपका आयत का क्षेत्रफल निकल गया। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी, अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रही होंगी, और आपको सारे कंसेप्ट भी समझ में आ रहे होंगे कि जो हम तार का इस्तेमाल किए हैं, तार सेम होने की वजह से चाहे स्क्वायर का पेरीमीटर हो चाहे आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो, वो सेम ही होगा। हाँ, स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला अलग होता है और रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला अलग होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाता है। बाल्टी के भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या होगी, मीन्स मग की कैपेसिटी पूछ रहा है कि क्या होगी। अब आप सोचिए, एक बाल्टी है जो कि 16 लीटर की है, ठीक है, पूरे 16 लीटर से भरी हुई है, मतलब पानी आपका 16 लीटर भरा है। आप मग को एक बार जितना निकालेंगे, उसकी जितनी कैपेसिटी होगी, जितना पानी निकालने की, उतना आप निकाले, कहीं भी डालें आप पानी। लेकिन अगर आप 50 बार निकाल ले रहे हैं तो वो पूरा पानी आपको खाली कर दे रहा है, बाल्टी खाली हो जा रही है। इट मीन्स कि जो मग की कैपेसिटी होगी उसमें अगर हम 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या होना चाहिए, 16 लीटर के बराबर हो जाना चाहिए। तो हमें यही करना है, हमको 16 लीटर में अगर हम 50 से इसी तरीके से डिवाइड कर दें तो हमको कैपेसिटी ऑफ मग में कितना मिलीलीटर पानी भर सकता है, उसकी धारिता, उसकी कैपेसिटी पता चल जाएगी। तो अब ध्यान दीजिए कि क्योंकि मग काफ़ी छोटा है तो 16 लीटर जो पानी है इसे मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिया जाए। दूसरा, आपके ऑप्शन में भी मिलीलीटर आ रहा है तो हमें तुरंत ही मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देना चाहिए। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है। इस वजह से 16 लीटर आपका हो जाएगा 16,000 मिलीलीटर। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 320। ऑप्शन 4 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को रात को 11:40 23:40 मतलब रात को 11:40 पर चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना होगा। तो देखिए, आपसे टोटल टाइम पूछा है कि कितना समय टाइम लगेगा। तो आप ध्यान दीजिए, मिनट आपको जो कंज्यूम हो रहा है, सिर्फ मिनट पे अगर फोकस करिए, क्योंकि आपको जितने चारों ऑप्शन दिए जा रहे हैं, चारों ऑप्शन में मिनट अलग अलग है, सेम मिनट है नहीं। तो जो मिनट ही कंज्यूम हो रहा है, अगर हम मिनट पे फोकस कर लेंगे तो ही हम सही ऑप्शन पे टिक लगा सकते हैं। देखिए, 40 मिनट होता है, 23:40 मतलब रात को 11:40। अब वो पूरा 12, एक पूरा आवर में जो टाइम आता है उसमें आने में 20 मिनट लगेगा। तो वहाँ से लिया 20 मिनट, अब 12 बज गई रात के। अब घंटे के हिसाब से आगे समय बढ़ता जाएगा और फिर आपका समय, आपको ये मिनट हुआ, और फिर उसके बाद समय आपका घंटे के हिसाब से बढ़ता गया। और जब ट्रेन रुकी तो सुबह 5:15 पर रुकी, मतलब आपसे मिनट में जो एक्स्ट्रा समय गया वो कितना गया, 15 मिनट गया। अब आपको टोटल कितना मिनट कंज्यूम किया इसने, 35 मिनट कंज्यूम किया। अब आप देखिए, चारों ऑप्शन में से 35 मिनट कहाँ आ रहा है, ऑप्शन 2 पे आ रहा है। आपको यहीं क्लियर हो गया कि ऑप्शन 2 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आपको बहुत ज़्यादा लेंदी वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको हम क्लेरिफाई कर दें, अगर आप लेंदी वर्क से अगर आप दूसरे वे में, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, इस तरीके से सॉल्व ना करके
ऑथेंटिक तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मई कितने दिन का महीना होता है। तो आपको ये पता चलेगा कि मई 31 दिन का महीना होता है। तो जो समय बिताया गया है ये 30 मई रात को 11:40 से जब शुरू हुआ और फिर आपको रात को 12 बजे 31 मई लग गया और कंप्लीट पूरा 31 मई से 1 जून वो 24 घंटा वहाँ गया और बाकी ये 20 मिनट और बाकी का ये 5 घंटा अलग से। तो इस तरीके से 35 मिनट, 5 घंटा और 24 घंटा को ऐड करेंगे तो 29 घंटा 35 मिनट आएगा, जो कि पूरा ऑथेंटिक तरीके से जाएगा। समय भी लगेगा तो कोई ज़रूरत नहीं उतना समय बर्बाद करने की। बेस्ट है कि हम सिर्फ, क्योंकि ऑप्शंस में जो मिनट हैं वो काफ़ी अलग अलग है, हम सिर्फ मिनट के आधार पे सही ऑप्शन पे टिक लगा सकते रहे। हमें सिर्फ सही ऑप्शन पे तो टिक लगाना है, तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये मेरा तरीका समझ में आया होगा, पसंद आया होगा।